सारे चुनाव जीतने का श्रेय पीएम मोदी लेते हैं। योगी आदित्यनाथ इस तरीके से कितने दिनों तक उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाते हैं? कि संविधान बदलने की इनकी तैयारी है, आरक्षण खत्म करने की तैयारी है, ये नैरेटिव खत्म नहीं है। और यही नरेंद्र मोदी की सबसे कमजोर नस बन गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जी, अब आप राहुल गांधी की भूमिका, ये अनुराग ठाकुर बोल दे रहे हैं कि जाति बताओ, जाति जनगणना की मांग वो कर रहे हैं जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं है। तो सीधे सीधे ये तो मानो गाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश में जो हिंदुत्व के दो बड़े चेहरे उभरे पिछले 10 साल में और बहुत बड़े चेहरे बन गए देखते ही देखते, कहा जाने लगा कि ये अपराजेय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता। उनके चेहरे पर लोग वोट करते हैं, उनके नाम की कसम खाते हैं। आज वो दोनों चेहरे इतने गिर गए हैं अपनी ही पार्टी के स्तरों पर कि काम नहीं कर पा रहे हैं। वो दोनों चेहरे कौन हैं? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केंद्र में नरेंद्र मोदी। बजट अभी अभी आया है, उनके अपने मंत्री विरोध कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने लंबी चिट्ठी लिखी है कि देखिए ये टैक्स वैक्स का मामला ठीक कर दीजिए, नहीं तो लोग आपका मुश्किल कर देंगे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर चाहे जो कहें, एक दिन पहले लखनऊ की घटना पर केवल 2 लोगों का नाम लिया, जबकि उसमें 16 आरोपी गिरफ्तार हुए, एक यादव और एक मुसलमान, जो छेड़खानी की घटना हुई सार्वजनिक तौर पर। लेकिन उनकी अपनी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो एक कानून नहीं पास करवा पा रहे हैं। नजूल का मामला कि सरकारी जमीन जो है उस पर सरकार का अख्तियार होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की पुरानी सोच थी कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं? दोनों के राजनीतिक भविष्य के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समीरात्मज मिश्र हैं। समीरात्मज बहुत नज़दीक से उत्तर प्रदेश की घटनाओं को देखते रहे हैं, खुद भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बीबीसी के संवाददाता के तौर पर लंबी यात्राएं की हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के दोनों चुनाव जो पिछले हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, उसको बहुत बारीकी से कवर किया है। तो समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 पर। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं फिर मोदी पर आएंगे, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। वो अपने आप को जितना मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भीतर भीतर वो उतने ही दरकते चले जा रहे हैं। ये स्थिति दोनों जगह है। जो आपने शुरुआत में ही कहा कि जो दोनों बड़े नेता अपने को समझ रहे थे और थे भी, इधर भी दिखाई भी पड़े, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों और चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हों, दोनों ही बहुत ही कहिए कि विकट स्थिति में फंसे हुए हैं। गठबंधन के सहयोगियों का तो पूरा एक खींचातानी चली रही है। अपनी पार्टी के भीतर जिस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है मोदी जी को भी और इधर योगी जी को भी। अब उत्तर प्रदेश से ही बात करते हैं। खींचतान तो चुनाव के बाद से ही चल रही है, चल पहले से भी रही थी, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन है वो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से एकदम लग रहा था कि एक मोर्चा जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ है और दूसरा वाला मोर्चा खुला हुआ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की तरफ। और ये भी पता है कि लोगों को, सभी को मालूम है कि डिप्टी सीएम को कहाँ से ऊर्जा मिल रही है, केंद्र से मिल रही है। क्योंकि इस विवाद के पीछे ये है कि उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है बुरी तरीके से बीजेपी की, 62 सीट पे सीधे 33 सीटों पर आ गए हैं। वो भी कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल से जीती गई हैं। आरोप लग रहे हैं कि जिताई गई हैं, बहरहाल वो जो भी हो, लेकिन 33 सीटों पर आ गए हैं। तो इसको लेकर के कि ये ठीकरा फोड़ा किस पे जाए, क्योंकि अभी तक क्या है कि सारे चुनाव जीतने का श्रेय पीएम मोदी लेते हैं और हारने का श्रेय फिर वहां के लोगों पर छोड़ दिया जाता है। या ये वहां समाजवाद है। हाँ, वहां समाजवाद है, या कोशिश होती है कि उसको भुलवा दिया जाए, कि लोग भूल जाएं उसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये अब की बार ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है और योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह दे रहे हैं कि ये केवल और केवल एक फेस पर हमने चुनाव लड़ा और फिर उसी का नतीजा है कि हम यहाँ चले आए हैं।
और योगी आदित्यनाथ ने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें जब इनकी अपनी पिछली तस्वीर तो सबने देखी है, जब वो मोदी गुजरते हैं हाँ, और योगी नमस्कार तक नहीं ये करते, तो और उस बिल्कुल पर संसद में चुटकी भी ली अखिलेश ने। हाँ कहा कि अब समझ रहे हैं आप तो कहाँ दुआ हैं। सलाम तक बंद हो गया है। और ये भी कहा अखिलेश यादव ने कि आप उनको हटा नहीं पा रहे हैं, हाँ। हैं? कि ये आपकी विवशता दिखा रही है, जो कि आप अपने से सब कुछ तय कर देते थे। पहली बार जीते हुए विधायक को आप सीएम बना देते थे, आप किसी को भी राज्यपाल बना देते थे, आप किसी को भी राष्ट्रपति का कैंडिडेट बना देते थे, उसकी किसी को हवा नहीं लगती थी। और आज स्थिति है तो वहां पर क्या है कि अभी तक तो ये खींचातानी बाहर बाहर दिख रही थी। अभी लगा पिछले दिनों जब नीति आयोग की बैठक के दौरान आए थे सारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम वगैरह, कि शायद अब इस पर लगाम लगे, लेकिन ये और ज्यादा विकराल हो गई स्थिति। ये नजूल वाले विधेयक की जो बात आपने की, इसको लेकर के तो बिल्कुल विधानसभा में बीजेपी के विधायक इस तरह से पहले खड़े तो हो। ये बता दीजिए जी। दर्शकों को कि ये नजूल वाला मैंने थोड़ा सा बताया हाँ। कि सरकारी जमीन का मामला है। जी। थोड़ा और डिटेल में बताइए कि उस विधेयक में क्या है। दरअसल नजूल भूमि वो है जो बहुत पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन, अंग्रेजों के शासन गर्मजरुआ जमीन हम लोग बिल्कुल बिहार उसको में कहते थे। आप हैं। सीधे तौर पे मानिए कि वो सरकारी सरकारी जमीन है, जमीन, लेकिन उस पर कब्जा बहुत दिनों से दूसरे लोगों का है। कैसे किसी का कब्जा है? अच्छा, ये जमीनें सरकारी बनी कैसे? ये ब्रिटिश पीरियड में ही बनी कि जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिए उनकी जमीनों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। बाद में जब वो चले गए तो उस पर जिसका भी कब्जा रहा वो कब्जा रहा। अब दिक्कत यह है कि इसको लेकर के सबसे ज्यादा मुखर आवाज उठाई इलाहाबाद के उस शहर उत्तरी के विधायक हर्ष वाजपेयी ने। उनका वो तो खड़े ही हो गए और बोला। और जबकि सुरेश खन्ना जो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं आप ठीक से पढ़ लो, बोला अरे भाई हम पढ़े हुए हैं। अच्छा, फिर उनका साथ दिया सिद्धार्थनाथ सिंह। पिछले कार्यकाल में कितने पावरफुल मंत्री थे, सरकार के प्रवक्ता थे, लेकिन अब आज उनको सरकार मतलब अपर कास्ट के अगर हम कहें कि मतलब बड़ा बढ़िया गठजोड़ बना ब्राह्मणों और ठाकुरों का, कह सकते हैं। तो इसको लेकर के ये इन लोगों ने किया, राजा भैया ने उसका विरोध किया। तो दरअसल है क्या, क्योंकि इलाहाबाद में ये एक हाँ, मामला तो है कि जो सरकारी जमीनें हैं जी, उसमें से ज्यादातर कब्जा किन लोगों पर है, किन लोगों का है? तालाब पर कब्जा है, यहाँ तक कि कई बाजार खड़े हो गए हैं, जब तक बुलडोजर चलता रहता है, बाग बगीचे बना डाले, तो निश्चित तौर पर उन लोगों का कब्जा ज्यादातर नजूल की जमीन पर है जो ताकतवर हैं। क्योंकि गरीब आदमी तो एक घर बना लेगा, एक झोपड़ी बना लेगा, लेकिन जो बड़ा एरिया है तो वहां ये वही तबका है जो जमीन की हदबंदी नहीं चाहता था। तो ये दोनों मामले जो हैं एक तरीके के हैं, और इसलिए जो सवर्ण तबका था या कहें जो जमींदार तबका था वो योगी के खिलाफ हो गया। हाँ, ये तो अब इसको थोड़ा सा इस मामले में दूसरे तरीके से देखा जाए। जो नजूल की जमीन है शहरी जमीनों में, चूंकि इसमें है क्या, ये तो ठीक है कि जिसके पास कब्जा था उसमें अब वो कब्जे में कुछ लोगों ने उसको बेच भी दिया। जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, बेचने के बाद वो छोटे प्लॉट्स के टुकड़े थे, छोटे लोगों के पास आए। कई जगहों पर बहुत सारे गरीबों ने अपना थोड़ी थोड़ी बचत करके ज़मीनें ले ली, ठीक है, जो कि रजिस्ट्री की ज़मीनें जो होती हैं महंगी होती हैं प्रॉपर जगह पे, वहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं, ऐसे चल रहा था तो अपना बेचा और उन्होंने बना लिया। लेकिन अब क्या है कि 50 साल में, 50 क्या आप 100 साल से भी ज़्यादा से लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उन जगहों पर वो एक स्थायी रूप से रहने लग गए हैं। अब उनको ये आशंका है कि ये ज़मीनें अगर इस जो कानून बनेगा इस पर ये यहाँ से इनको विस्थापित कर दिया जाएगा। किसी के पास कोई कागज़ उसका रजिस्ट्री का है नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री की ज़मीन ही नहीं है। हर्ष वाजपेयी का यही कहना था कि इलाहाबाद में तो 80% ज़मीन जो है वो नजूल की ही है। आप अगर हटाएंगे उसके ज़रिए लोगों को विस्थापित करेंगे तो यहाँ से 80% लोग चले जाएंगे, उसमें सब आएंगे। जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर वहाँ पर जो छोटी छोटे प्लॉट में जगहों में बसे हुए गरीब लोग हैं वो भी हैं, और उन्हीं ज़मीनों पर बड़े हुए बहुत सारे लोगों के जो अमीर लोग हैं उनके भी हैं। तो इसमें सबके आने की संभावना है, लेकिन स्वाभाविक है कि संख्या उनकी ज़्यादा है। योगी आदित्यनाथ अब उसमें कितना सही है कितना नहीं है, अब ये कहा जा रहा है कि ये इनको अपना कुछ फ़ायदा है, या उसमें कुछ लोग हैं जिनको उसमें फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है, या फिर ये है कि सरकार के शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन लेकर के आया जाए और उसको फिर इस्तेमाल किया जाए सरकारी प्रयोजन में। अब जो भी हो, लेकिन ये नजूल की ज़मीन का मामला जो सरकारी ज़मीन है ये केवल एक ही जगह नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और शहरी इलाकों में
शहरी इलाकों के ज़्यादातर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। अब सबको ये डर है, तो ये विधानसभा में तो इन्होंने किसी तरीके से ज़बरदस्ती उसको पारित करवा लिया। लेकिन विधान परिषद में सीधे भूपेंद्र चौधरी, जो कि विधान परिषद सदस्य है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक बार वहां भी दिखा कि अब सरकार बड़ी कि संगठन बनाम सरकार। वहां उन्होंने सीधे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हर्ष वाजपेयी ने विरोध किया, उन्होंने भी विरोध किया, फिर उसको प्रवर समिति के पास भेजा गया। और ये भी डर था योगी आदित्यनाथ को कि ये यहाँ पर गिर भी सकता है, जिस तरह से विरोध है। कायदे से उसमें वोटिंग कराई गई होती, जैसा कुछ विधायकों से हमारी बात हो रही थी, तो बीजेपी के ही बहुत सारे विधायक उसके खिलाफ थे। वोटिंग सच में करा ली गई होती जिस तरीके से कराई जाती है, तो शायद विधेयक गिर जाता। मिलाकर अपनी इज्जत बचाई है, इज्जत बचाई है उसको वहां पर देकर के। और आप ये देखिए कि ये जो टसेल चल रही है संगठन सरकार वाली, इसके दबाव में आकर के पिछले 10-15 दिन के भीतर 3 बड़े फैसले इनको अपने बदलने पड़े। डिजिटल अटेंडेंस टीचर्स शिक्षकों वाली किस तरह से उनका आंदोलन एकदम बढ़ गया है, तुरंत रिजल्ट के तुरंत बाद जो है तुरंत बाद की स्थिति थी, उसको उन्होंने वापस लिया। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि लखनऊ में अकबर नगर का पूरा इलाका उजाड़ दिया गया, उसके बाद बुलडोजर चला दिया गया नगर का। उसके बाद 3-4 और मोहल्ले, उसमें पंत नगर भी है, कुछ और मोहल्ले हैं जहां पर नोटिस दे दिया गया कि अब ये भी उजाड़े जाएंगे। लोगों ने बड़ा विरोध किया उसका। उसी तरह से विरोध तो अकबर नगर में भी हो रहा था, लेकिन तब नहीं माने, सत्ता का अपना अहंकार था, कॉन्फिडेंस था। अब आ गए, उन्होंने कहा नहीं, किसी का नहीं गिरेगा, जो भी नोटिस दिया गया है वहां से पीछे हटे। ये मामला अब इसको प्रवर समिति को दिया गया है। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि अब बहुमत के बावजूद योगी आदित्यनाथ की सरकार इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है अपने विधायकों को, पार्टी के विधायकों को लेकर के, कि वो कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सके। उसी पे अब अखिलेश यादव, उसको चाहे अखिलेश यादव ने तो मजा लेने के लिए ट्वीट किया लग रहा है, लेकिन उसमें बड़ी गंभीरता है कि 100 विधायक लाइए मॉनसून ऑफर में। और वो आपने देखा भी होगा कि दिल्ली दौरे से पहले केशव प्रसाद मौर्य के पास विधायकों की उन्होंने बैठक ली। कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के पास, लेकिन वहीं बगल में घर है। पिछले दिनों विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुला ली, जी हाँ, जबकि वो होम मिनिस्टर नहीं है। होम मिनिस्टर नहीं है, और उस पर चर्चा क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं, और ये साइबर क्राइम की चर्चा कर रहे हैं। साइबर क्राइम तो ठीक है, भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं, उसको बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से कर रहे हैं। और मजे की बात, उस ट्वीट को आप देखिएगा, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को तो उन्होंने टैग किया है, मुख्यमंत्री को टैग नहीं किया है। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से बिल्कुल आर पार की लड़ाई पार्टी के गठबंधन के नेता ओम प्रकाश राजभर योगी की बुलाई हुई मीटिंग में आजमगढ़ में नहीं जाते हैं, लखनऊ नहीं जाते हैं, लेकिन वो उसी दिन केशव प्रसाद मौर्य क्या मिलने पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री कार्यालय से ये सूचना मांग रहे हैं, जैसे एक आम आदमी मांगता है कि जो संविदा पे कर्मी है उनको आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया, तो फोन से भी पूछ लेते किसी से। ये बिल्कुल ये सब चीजें हैं कि ये ऐसी टसेल चल रही है, और उसको पब्लिक डोमेन में लाने के भी प्रयास चल रहे हैं कि लोगों को ये पता चले कि ये टसेल चल रही है। अच्छा, आपने पूरे 7-7.5 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए योगी आदित्यनाथ को, ऐसा कभी नहीं एकाध को छोड़ दिया जाए, किसी की बड़ी निष्ठा रही हो उनके प्रति, तो ठीक है। योगी आदित्यनाथ अभी सोमवार को जब विधानसभा की सत्र शुरू हुआ, तो कई विधायक जो है वो लाइन लगा करके उनका पैर छू रहे थे, ये दिखाने के लिए कि योगी आदित्यनाथ के पास भी विधायकों का एक अच्छा खासा समर्थन है। उसी में राजा भैया से भी छुआ लिया या उन्होंने छू लिया। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो दिखा रही हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि केंद्र में अभी तक 10 साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से सरकार और संगठन चलाया है, वो अब नहीं चल पा रहा। वो ये सब चीजें नेताओं के भीतर पहले से भी थी, लेकिन अब वो निकल करके आ रही है, क्योंकि अब आप खुद अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। अब आप अपनी सरकार बचाओ कि दूसरों की सरकार को डिस्टर्ब करो, लेकिन आपकी डिस्टर्ब करने की आदत है, तो आप उससे बाज भी नहीं आ रहे। लेकिन इस पूरे खेल में जी योगी आदित्यनाथ एक मैसेज देने में तो कामयाब रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नियंत्रण मेरे ऊपर नहीं है और मैं स्वतंत्र राजनीति कर रहा हूँ। ये मेरी लोकप्रियता की वजह से उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी मिली है वो दूसरी बार मिली है। जो सवाल है वो ये है कि क्या मोदी और शाह की जो जोड़ी है
और जो नड्डा के साथ मिलकर जो तिकड़ी है, वो योगी को बर्दाश्त करने को राजी नजर आती है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है ये, और बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ कर भी नहीं पा रही है। अब ये ऐसी स्थिति है कि आप क्या करेंगे? योगी आदित्यनाथ को आप आज मुख्यमंत्री के पद से कह दीजिए कि इस्तीफा दे दो, तो शिवराज सिंह चौहान नहीं है। ये तो आप पहले भी कह देते जब आप बहुत पूरी मेजॉरिटी में अच्छा, सरकार में शिवराज थे। सिंह चौहान को लग रहा होगा हाँ कि अगर जून के बाद हमारा वाला चुनाव होता जी, तो शायद उनकी कुर्सी बची। बड़ा अफसोस हो रहा होगा वो उनको। तो रहा नहीं। मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, तमाम घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं, व्यापक घोटाला, तो मतलब बहुत जग जाहिर है, ऐसा तो घोटाला ही नहीं सुना होगा कि कितने लोगों की जान ले लिया ले उस ली घोटाले ने। हमें लगता है कहीं ना कहीं नस दबी हुई है, नहीं तो इस तरह से कि अपने भाषण की, चाहे लोकसभा में कुछ बोलना हो, सवालों का जवाब देना हो, पहले वो 2 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व, ये जो पढ़ा जाता है एक मुहावरा उनके यहाँ, वो पहले पूरा कर लेते हैं, तब कोई बात आगे करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो, नहीं तो ऐसा नहीं था, वो भी कुशल खिलाड़ी हैं राजनीति के। उमा भारती को किस तरह से उन्होंने पूरा एक फेज आउट कर दिया राजनीति से ही, तो ये ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ के साथ ये दिक्कतें नहीं हैं। इनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर इस तरह से भ्रष्टाचार का कोई आरोप है नहीं। आप उनको, भाई सरकार चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है 10 लोग आगे पीछे हैं, उनमें बहुत से लोग भ्रष्टाचार में गिरे हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि शिवराज सिंह चौहान वगैरह तो व्यक्तिगत परिवार के लोग, ये सारे घोटाला, हाँ। तो यहाँ एक तो ये है, दूसरे ये है कि जो हिंदू हृदय सम्राट का आप तमगा लेकर के चल रहे थे, वो उससे कहीं बड़ा तमगा लेकर के आए हुए। आपको कई जगह समझौते करते हुए भी देखा गया है, चाहे वो बोरा मुसलमान हो, चाहे आप पाकिस्तान चले गए, चाहे कुछ भी हुआ, आप कई जगहों पर समझौता आपने अपने फायदे के हिसाब से किया। और चाहे ये क्या नाम था जिसको फ्रिंज एलिमेंट कहा था, वो बीजेपी की नेता, अच्छा, नूपुर शर्मा, आपने उस मामले में कैसे आप बैकफुट पर आए, तो लोगों को लग गया कि ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने जो विरोध किया, और चूंकि गुजरात के बहुत सारे लोगों का, अंबानी अडानी का वहां व्यापार चल रहा है, तो आपने उस दबाव में अपनी उस नेता को निकाल दिया पार्टी से, फ्रिंज एलिमेंट बता दिया। योगी आदित्यनाथ का स्टैंड इस मामले में क्लियर है। अभी आप ही ने जिक्र किया, इतने लोग पकड़े गए, उन्होंने कहा कि 2 नाम उन्होंने बता दिए, विधानसभा के अंदर वो बता रहे हैं। तो उनका अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो हिंदुत्ववादी उनकी राजनीति है, उसमें और किसी को जगह नहीं है। समावेशी और बाकी सारी बातें वो कहते रहते हैं। नरेंद्र मोदी भी, जैसे योगी आदित्यनाथ अंदरूनी तौर पर उत्तर प्रदेश में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्या कमोबेश सेंटर में वैसी ही स्थिति नरेंद्र मोदी की नहीं है? वो बिल्कुल है, उससे भी ज्यादा है। अब नितिन गडकरी, हालांकि नितिन गडकरी पहले भी सरकार इस तरह की बातें कर चुके हैं कि वो सरकार उससे बैकफुट पे रहती है, लेकिन ये कि पत्र लिख करके, अब ये सेम वही बात हो गई कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम चिट्ठी लिख करके जानकारी मांग रहे हैं। अरे आप सीधे फोन भी कर देते निर्मला सीतारमण को, अगर आपकी इतनी दिलचस्पी उस मामले में थी तो आप कर सकते थे। लेकिन वो चिट्ठी लिखनी, और चिट्ठी जो है वो पब्लिक फोरम में आनी भी, हम लोग फिर उसी पे चर्चा भी चाहते हैं कि, तो ये चीजें हैं कि आप दिखाना चाह रहे हैं। उसके अलावा आप सहयोगी दलों को आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं, सहयोगी दलों की दूरी किस तरीके से दिखाई पड़ रही है। सीधे तौर पर वहां आरोप लग रहा है कि जो अजीत पवार को लिया गया, इस वजह से हम हार गए, हमारी दुर्गति हुई वहां पर। तो इन स्थितियों का वो सामना कर ही रहे हैं। और दूसरे ये भी है कि ये जो अब राज्यों में फ्रंट खुले हुए हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अभी तो ठीक है कि सारे मुख्यमंत्री उनके बनाए हुए हैं, तो अभी जल्दी कहीं पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जहां एक जगह से शुरुआत हो गई, तो फिर आप देखिए उसका क्या नतीजा होता है। पर अंदर ही अंदर दबाव तो काफ़ी झेलना ही पड़ रहा है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में आप चाह करके भी अब स्थिति ये है कि आप उनको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप हटाएंगे तो उसको आपको कारण बताना पड़ेगा। कारण अगर आप ये बताते हैं कि वहां पर बीजेपी हारी है, तो वो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि हारे तो आपकी वजह से हैं, लेकिन आप तो जाकर के फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और ये बता करके बन रहे हैं कि हम तीसरी बार जीत करके आए हैं, जबकि सच्चाई है कि आप 303 सीट से 240 सीट पर आए हैं। नहीं, जो योगी आदित्यनाथ की मौजूदा स्थिति है जी,
ये बड़ा एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि वो मजबूत जो दिखने की कोशिश कर रहे हैं वो वाकई मजबूत है या फिर वो भीतर से हिले हुए हैं। अगर इस और सीधा सवाल कर दें कि योगी आदित्यनाथ इस तरीके से कितने दिनों तक उत्तर प्रदेश में सत्ता चला पाएंगे? देखिए, ये बहुत, मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को भी इस बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनकी बड़ी, हाँ, उनके खुद following भीतर है। या उनको जो भी सलाह दे रहे हैं कि बड़ी लोकप्रियता अगर है। याद कीजिए 2017 का चुनाव, हाँ। तो केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़े चेहरे थे। हाँ, और उनको लग रहा था कि ओबीसी को लेकर एक गोलबंदी, और उसका फायदा मिला बीजेपी को। 17-14 में तो मिला ही था, 17 में मिला, उसके बाद भी बिल्कुल। मिला। हाँ? तो और केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि धोखा हो गया है। अब गौर कीजिए पिछले दिनों के स्टेटमेंट, वो लगातार ओबीसी को लेकर बयान दे रहे हैं, वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो एक ओबीसी नेताओं की गोलबंदी कर रहे हो, चाहे अपने पार्टी के हो चाहे बाहर सहयोगी दलों के हो। सहयोगी दलों के हो। तो केशव प्रसाद तो, और दूसरी तरफ भाजपा का अपना जो डर है वो ये है कि भाई जो हिंदू वाहिनी है योगी आदित्यनाथ की, उसको तो उन्होंने जिंदा रखा हुआ है ही, हाँ। अंदर ही अंदर। तो अगर योगी आदित्यनाथ पार्टी तोड़ने की स्थिति में ना आ जाएं, क्योंकि लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ की मजबूती का आकलन नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, वो कंफ्यूज हो गए, ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कंफ्यूज हो गए हैं। आकलन वो अच्छे से कर रहे हैं, उनको ये पता है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले कई विधायक जो है, मतलब ये पिछले कार्यकाल की बात है योगी आदित्यनाथ के, 100 से ज़्यादा विधायक उनकी पार्टी के विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए थे उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के, और बहुत सारी, हालांकि फिर शिकायतें सुनी गई और ये हुआ कि नहीं ठीक है, फिर भी शिकायतें बनी रही विधायकों की। लोकप्रियता ये हार्डकोर हिंदुत्व को लेकर के, तो आम लोगों में जो हार्डकोर हिंदुत्व को पसंद करने वाले लोग हैं उसमें तो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं योगी आदित्यनाथ। उस मामले में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भी इस समय पीछे होंगे, पीछे हैं, खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो। लेकिन जो एक कह लीजिए कि ये चुनावी राजनीति है और जो विधायकों की बात है, तो विधायकों के साथ भी उनका इतना तालमेल है कि अगर वो तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके पास 250 विधायक आ जाएंगे, 200 विधायक आ जाएंगे और बाकी लोग नहीं आएंगे। तो ये स्थिति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 100 विधायक की भी नहीं है। और अगर बीजेपी के नेता लोग, आप उनसे बात करिए, वो लोग खुद ही ये कहते हैं, क्योंकि विधायकों के साथ उनका तालमेल नहीं बन पाया है। अफसरों पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट सरकार है और मुख्यमंत्री। अच्छा, ये दोनों की शैली है? जी हाँ, दोनों की वही शैली है, योगी आदित्यनाथ एकदम वही शैली है। यहाँ भी पत्रकारों को पिंजरे में बंद कर दिया जा रहा है, वहां भी पत्रकारों को रोक दिया गया है, प्रोसीडिंग कवर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और आवाज भी नहीं उठा सकते कि हम नहीं कर पा रहे हैं। दोनों जगह उसी तरीके से सबका मुंह बंद किया गया है। अब कैसे कर दिया गया है, अब ये शोध वाली बात है, इसको पता लगाने वाली बात है कि आपको कुछ बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, बोल आप पा भी नहीं रहे, और उस बात का भी आप जिक्र नहीं कर पा रहे हैं कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। समीर जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर दिख रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की स्थिति भी पहले जैसी नजर नहीं आ रही है, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि आप एससी को जो है जी कोटा विद इन कोटा कर सकते हैं। क्या अब उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, भाजपा को अब नए तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, और वो सोशल इंजीनियरिंग योगी आदित्यनाथ को लेकर नहीं? देखिए, जो जिस तरह से 2014 के पहले की गई और उसका फायदा मिला, तो ये तबका जो भी है, खास तौर से ओबीसी, बहुत मतलब एक कह लीजिए कि मजबूती के साथ पार्टी से आकर के जुड़ा, लेकिन उसको वो चीजें नहीं मिली, ना तो राजनीतिक स्तर पर उसको वो प्रतिनिधित्व मिला। शिक्षा कितने समय तक ओबीसी रिजर्वेशन के लिए बैठे रहे, लाठी खाते रहे। हाँ, और उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि जो अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य को बनना था लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया, उनके नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा, और तो इसको लेकर के ओबीसीज में नाराजगी थी। फिर जो सहयोगी दल हैं उनको लेकर के,
ऐसे में जब ये पीडीए का नारा दे करके अब अखिलेश यादव, हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में इनको नहीं फायदा हुआ था, विधानसभा में भी हुआ लेकिन उस तरह से नहीं हुआ, अब की बार जिस तरह से एक अट्रैक्शन देखने को मिला है, जबकि मतलब ये इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केवल ओबीसी का नहीं, दलितों का भी जिस तरह से देखने को मिला है, और उसके बाद वोट देने के बाद वो तबका जिस तरह से अपने को प्रसन्न देख रहा है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसको सरकार में हिस्सेदारी न होने के बावजूद जो बड़ी बात है वो ये है कि पहली बार ये दिख रहा है, मतलब पिछले बहुत सारे सालों में, कि विपक्ष में रहने के बावजूद कार्यकर्ता और समर्थक जो है वो खुश नजर आ रहे हैं और कम से कम उनकी आवाज सुनी जा रही है। उनको लग रहा है कि अब आएंगे, सत्ता में तो आएंगे ही, और आएंगे तो जरूर हमारी बात सुनी जाएगी, ये उनको उम्मीद दिखाई पड़ रही। तो अब इन परिस्थितियों में कैसी भी अब सोशल इंजीनियरिंग कर लें, और साथ में जो चुनाव से पहले जो ये बात चली थी कि संविधान बदलने की इनकी तैयारी है, आरक्षण खत्म करने की तैयारी है, ये नैरेटिव खत्म नहीं हुए हैं। और आप ये अनुराग ठाकुर बोल दे रहे हैं कि जाति बताओ, किस जाति के हो, ये जाति जनगणना की मांग वो कर रहे हैं जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं है। तो सीधे सीधे ये तो मान गाली है, गाली वही, इसी बात को राहुल गांधी ने उठाया। उत्तर भारत में तो ये जाति का तो मतलब समझ सकते हैं कि क्या बवाल हो जाए, और हो ही रहा है पार्लियामेंट में। तो अब इन स्थितियों में, और इसके बाद प्रधानमंत्री का उसके साथ खड़ा होना क्या, उनके उस बयान को उन्होंने रीट्वीट किया है जिसको लोकसभा में निकाल दिया गया प्रोसीडिंग। बिल्कुल उन्होंने अनएडिटेड वर्जन उनका जो है ट्वीट किया, तो इससे पीएम के। तो इन परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि अब कैसी भी सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, अब इनकी तरफ ओबीसी और दलित तबका, उसका झुकाव अब दोबारा से हो पाएगा। अब फिर से इसके लिए 10-20 साल अब माहौल बनाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल जी, कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जी अब आप राहुल गांधी की भूमिका को कैसे देखते हैं मौजूदा माहौल में? बहुत ही महत्वपूर्ण। जो राहुल गांधी का पिछले 2 साल से जिस तरह से एक मतलब राहुल गांधी के जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हम लोग उसकी हालांकि चर्चा कर चुके हैं। चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर बात हुई थी, कई जगहों पर अलग अलग सेगमेंट में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि वहां पर मैं समझ रहा था कि यहाँ सिचुएशन कुछ अलग है, यानी वहां पर विपक्षी गठबंधन का, जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, वो कमजोर है। वहां पे बात की, हालांकि वो उनमें से ज्यादातर सीटें गठबंधन जीती, तो लोगों ने चुनाव के बाद कहा कि यहाँ पर लोगों ने केवल और केवल राहुल गांधी की बात हम लोग कर चुके हैं। तो ये चीज, ये स्थिति बन रही है पिछले 2 साल से, जिस तरह से राहुल गांधी हर एक मौकों पर चला जाना, बीजेपी और सरकार उसका मजाक उड़ा रही है। कोविड के टाइम पर आपने देखा होगा प्रियंका गांधी वहां पहुंची, कि जो पैदल जा रहे थे लोग उनके लिए बस राजस्थान से मंगवा रहे थे। नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि मुझे गाली देते हैं, 100 किलो गाली देते हैं, अब तो ट्रांसफर हो गई गाली देते हैं। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि लोग मुझे गाली देते हैं, लेकिन ये मैसेज ग्राउंड तक बहुत लाउड एंड क्लियर है कि नरेंद्र मोदी और उनकी राजनीति के लोगों ने राहुल गांधी को गाली देने में, नीचा दिखाने में, सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यही नरेंद्र मोदी की सबसे कमजोर नस बन गई है कि राहुल ने उनको एक नफरती नेता के तौर पर बिना कुछ बोले हुए एस्टैब्लिश कर दिया। और राहुल गांधी का एक ट्वीट था या कहीं बोला था कि मुझे तो मतलब बीजेपी ने ही फेमस कर दिया, नेता बना दिया, मैं तो इस तरह से था ही नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप जितना करते गए, फिर लोगों में उनके बारे में सोचने की एक आदत पड़ी, और उसके बयान जो आते रहे, और जिस तरह से वो हर जगह मौजूद रहा। आप वायनाड में देख लीजिए, ठीक है, वायनाड में उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन और जगह, मणिपुर में आप देख लीजिए कितनी बार गए, अभी पिछले दिनों बाढ़ थी और वहाँ जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र था वहाँ पर, या और भी जगहों पर, उत्तर प्रदेश में जगह जगह जहाँ भी बड़ी घटनाएं कुछ हुई, तुरंत राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की मौजूदगी वहाँ पर दिखी। तो इन चीज़ों ने जो विश्वास होता है पब्लिक का, जनता का, ऐसे ही आता है। ज्यादा मणिपुर जैसे इलाके में 2 बार जाना, 2 बार जाना, जबकि मणिपुर में राहुल गांधी का कुछ भी बहुत स्टेक पर नहीं है, वो उत्तर प्रदेश तो है नहीं। बिल्कुल, अगर 2 दिन वो किसी उत्तर प्रदेश बिहार में खर्च करें तो शायद ज्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन ये एस्टैब्लिश करता है कि राहुल गांधी दरअसल अपनी राजनीति को लेकर बहुत सजग है, और उनकी छवि अब पदों के दायरे से थोड़ी
बाहर जा रही है, मतलब वो उससे ऊपर उठते हुए नजर आते हैं। हाँ, और देखिए ना आप लोकसभा में भाषणों का एक कॉन्फिडेंस देखिए कि हम इसको करवा के रहेंगे, सरकार आएगी तो अग्निवीर को खत्म कर दे। हाँ, ये सारे मुद्दे जो युवाओं से जुड़े मुद्दे और दलितों से, गरीबों से जुड़े मुद्दे जो लगातार उठाता रहा और अपने पे कायम रहा, इन सारी चीजों ने राहुल गांधी के प्रति लोगों में एक भरोसा पैदा किया है निश्चित तौर पर, और आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और खास तौर से जो कनेक्ट किया है पब्लिक से राहुल गांधी ने अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके दौरान, यद्यपि उसका उत्तर भारत में वो कम रहा, ज्यादातर उधर रहा, दक्षिण में उनका दक्षिण से फोकस भी उत्तर, उधर ज्यादा फोकस था। भी उधर था। लेकिन जो दूसरी यात्रा थी और उसके बाद जिस तरह से कैंपेनिंग थी या हर जगह पहुंचना, इन सारी चीजों से आम लोगों ने बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस किया। और इधर सरकार की तरफ से उन सारी चीजों को लेकर के बेरुखी, नौकरियों का ये हाल है, या तो निकल नहीं रही है या जो भी हो रही है। सेना जैसी जगह पर आप जो है वहाँ ठेका पद्धति ले आए कि आप 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये चीज़ें लोगों को अच्छी थोड़ी लग रही हैं। लेकिन आपको लगा कि आप एक पता नहीं कौन सा परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो भी उसके पीछे जो भी वजह जो हो, भी लेकिन पब्लिक ने नकारा उसको। बचाव में अब मतलब कमाल देखिए कि करगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने फिर से अग्निवीर वीर को को, हाँ, लेकर कहा कि नहीं ये तो होना ही चाहिए और ये हमारी और सोच विपक्ष है। उसको जो है वो मतलब लेकर के वो कर रहा जिसकी है। कीमत आपने चुकाई है, तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री अब किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि जो उन्होंने किया है हाँ, उसको जस्टिफाई किया जा जस्टिफाई सके, करें। भले इसका राजनीतिक नुकसान होता नो, हो। हाँ, तो वो आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि इससे फायदा मिलेगा तो इसका नुकसान होगा। राजनीतिक नुकसान अपनी जगह है कि उसका सेना का नुकसान, जिस तरीके से सेना के बड़े बड़े रिटायर्ड अफसरों ने उस पर सवाल बिल्कुल उठाए, बिल्कुल। तो उसको लेकर के तो ये सारी चीजें ऐसी रही। और इन चीजों पर जो राहुल गांधी का स्टैंड रहा, मजबूत स्टैंड रहा, मजबूत और और क्लियर टिका रहा। भाई जैसे आप कॉरपोरेट को लेकर के वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अभी भी राहुल गांधी का वही स्टैंड है और लगातार कर रहे हैं। अंबानी अडानी आप उनको उस नाम लेने नहीं दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा तो है। A1 A2 आ गया। हाँ, अब A1 A2 आ गया। तो जिस तरह से तलखी कॉन्फिडेंस भाषणों में दिख रहा है, तो ये सारी चीजें यही बता रही हैं कि वो लगातार जन समर्थन है। तो ये है देश की राजनीति की स्थिति और देश के सबसे बड़े राज्य की राजनीति की स्थिति और देश के दो कथित तौर पर सबसे बड़े भाजपा के नेताओं की स्थिति। लेकिन एक बात तय है कि राजनीति एक ऐसे दौर में है जहां वर्चस्व टूट रहा है, वो चाहे किसी एक पार्टी का हो, चाहे वो किसी नेता का हो, या वो किसी सोच का हो। तो एक लोकतांत्रिक असर्शन जो है, जो उसको चेतना जो आई है सामाजिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर, वो चेतना कहीं ना कहीं ये बार बार कह रही है कि भारत का लोकतंत्र वो होना चाहिए जो इस समय हमको संसद में नजर आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में समीरात्मज मिश्र के साथ आर्टिकल 19 का रिश्ता और मजबूत होने वाला है और गाढ़ा होने वाला है, और बहुत जल्दी हम कुछ घोषणाएं करेंगे। तो आप आर्टिकल 19 के साथ बने रहिए। नमस्कार।